हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में अभी बंगाल में चुनाव हुए थे। इसके जो परिणाम आए हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक आए हैं। तो इसमें इसके जो परिणाम है, इसमें क्या कैसा खुलकर आया है नज़ारा, हम देखेंगे कि जो बंगाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो ईवीएम मशीनों का उपयोग किया गया था, वो ईवीएम मशीन अब जलकर खाक हो चुकी हैं। जी हाँ, इसमें कितनी सच्चाई है हम गहराई से जाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। 4000 ईवीएम्स गॉटेड इन बंगाल्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स फायर, एसआईटी प्रोविज स्बूटेज क्लेम्स। Kolkata police have formed an SIT after a fire got at nearly 4000 EVM in a अलीपुर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स द विलेज। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो ईवीएम मशीन है जिनके द्वारा बंगाल में चुनाव कराया गया था, वो ईवीएम मशीन जो है गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग में रखी हुई थी। अब वो बिल्डिंग में आग कैसे लगी और ये ईवीएम मशीन कैसे जली, इसमें आग लगने की कितनी सच्चाई है, ये हम गहराई से समझेंगे। ठीक है, तो घटना का जो स्थान है और समय, तो कोलकाता के अलीपुर इलाके से जो स्थित दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का यह 9 मंजिल प्रशासनिक भवन एक प्रमुख सरकारी केंद्र है। 10 जून 2026 को दोपहर के समय यहाँ अचानक भीषण आग लग गई। इस इमारत में जिला परिषद के दफ्तरों के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालय भी स्थित हैं। चूँकि यह एक सरकारी बिल्डिंग है, इसीलिए इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। यह आग बुझाने में दमकल जो विभाग को करीब 24 घंटे का लंबा समय लगा, जो दर्शाता है कि आग की तीव्रता कितनी अधिक थी। इस घटना ने सरकारी भवनों के सुरक्षा प्रोटोकॉल की जो तैयारियों की पोल है वो खोल दी है, क्योंकि एक संवेदनशील विभाग में इतनी बड़ी चूक प्रशासन की कार्य प्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसी के साथ हम देखें कि जो ईवीएम्स का विनाश, इस हादसे में लगभग 4000 ईवीएम्स कंट्रोल यूनिट, जो 4000 बैलेट यूनिट और 4000 वीवीपीएटी मशीनें पूरी तरह नष्ट हो गई। ये मशीनें हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य के 10 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोग की गई थी। एक चुनाव प्रक्रिया में उपयोग की गई मशीनों को इस तरह असुरक्षित तरीके से रखना चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन प्रतीत होता है। इन मशीनों में मौजूद डेटा और वोटों की गोपनीयता की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। इतनी बड़ी संख्या में मशीनों का जलना न केवल सरकारी संपत्ति का नुकसान है, बल्कि यह उन विधानसभा क्षेत्रों और मतदाताओं के विश्वास को भी जो है प्रभावित करता है जहां इन मशीनों का उपयोग मतदान के लिए किया गया था। इसी के साथ हम आगे देखें कि आग के कारणों पर जो संदेश है वो क्या आता है। तो राज्य के जो अग्निशमन और आपातकालीन सेवा राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने इस घटना को सामान्य मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि आग तीसरी और चौथी मंजिल पर शुरू हुई थी, फिर भी 8वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित ईवीएम रूम तक पहुंच गई, जबकि बीच की 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिलें सुरक्षित रहीं। यह पैटर्न एक सामान्य शॉर्ट सर्किट या दुर्घटना से मेल नहीं खाता, क्योंकि इसमें जो विशेषज्ञों का भी मानना है कि आग इस तरह छलांग लगाकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचना और भी जो बीच से हिस्से का बच जाना किसी सोची समझी साजिश या सेंसर आधारित आग या रसायनों के उपयोग की ओर जो है वो इशारा करता है, जिसकी गहन तकनीकी की जांच जो है वो आवश्यक है। इसी के साथ हम देखें कि जो एसआईटी का गठन है, इसी स्थिति में इसकी गंभीरता को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने एक 4 सदस्यीय विशेष दल जो जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस टीम में सहायक पुलिस आयुक्त सुखेंद्र मुखोपाध्याय, निरीक्षक जो
हीरक दलपति, निरीक्षक अर्पण दास और उप निरीक्षक सुमन घोष शामिल हैं। एसआईटी का मुख्य कार्य आग के वास्तविक स्रोत का पता लगाना, लापरवाही के स्तर की जांच करना और क्या यह कोई सुनियोजित तोड़फोड़ थी, इसका खुलासा करना है। इस टीम के गठन से उम्मीद है कि वे सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर इस घटना की तह तक जाएंगे। यह जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि जनता का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उसे भरोसा है वो ना उठे और दोषियों को जो है वो सजा मिले। अब आगे हम देखते हैं कि जो फोरेंसिक जांच और चुनौतियों में क्या है। तो घटना के बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके में सबूत जुटाए हैं और उन्हें प्रयोगशाला में भेजा है। हालांकि अत्यधिक गर्मी और मलबे के कारण जांचकर्ताओं को प्रभावित मंजिलों तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फोरेंसिक रिपोर्ट ही यह स्पष्ट कर पाएगी कि आग का प्रारंभिक बिंदु कौन सा था और क्या वह कोई ज्वलनशील पदार्थ इस्तेमाल किया गया था। इस रिपोर्ट पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई निर्भर करेगी। यदि रिपोर्ट में आग लगने के पीछे किसी बाहरी वस्तु या रसायनों की पुष्टि होती है तो यह मामला स्वतः ही अपराध की श्रेणी में बदल जाएगा, जिसके बाद उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग और तेज हो जाएगी। क्योंकि एक कहा जाए कि ऐसा इनको लगेगा कि ये एक सोची समझी चाल है। ठीक है, इसी के साथ देखिए कि जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है वो क्या है। तो तृणमूल कांग्रेस जो टीएमसी है उसने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। टीएमसी का आरोप है कि ये मशीनें उन विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी थी जहां चुनावी परिणाम महत्वपूर्ण थे और इस घटना का उपयोग सबूत मिटाने के लिए किया जा सकता है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर तीखे सवाल उठाए हैं कि कानूनी हस्तक्षेपों के बावजूद इन मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई। विपक्ष का कहना है कि यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक जो कैलकुलेटेड जो अटेम्प्ट है। यह वही अन्य विपक्षी दलों ने भी भाजपा पर निशाना साधा है, जिससे राज्य का जो राजनीतिक तापमान काफ़ी बढ़ गया है और प्रशासन पर दबाव बना हुआ है। इसी के साथ हम देखें कि जो चुनाव आयोग की क्या भूमिका रहती है इसमें, जो ईवीएम मशीन जलने के बाद इसमें चुनाव आयोग अपनी क्या रणनीति अपनाता है या इसकी क्या भूमिका रहती है। तो इस पूरी घटना ने चुनाव आयोग को जो ईसीआई है उसकी प्रणाली जो कार्य प्रणाली है उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईवीएम जैसे संवेदनशील उपकरणों को स्टोर करने के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी होती है, जिसके तहत कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी आवश्यक है। यह कैसे संभव हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण मशीनें एक ऐसे भवन में थी जहां आग लगने की संभावना बनी रही। चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या इन मशीनों के रखरखाव में नियमों का पालन किया गया था या नहीं। आयोग पर यह दबाव है कि वह अपनी पारदर्शिता साबित करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी जो भंडारण नीतियों की समीक्षा करे। इसी के साथ हम देखें कि जो सबूत मिटाने की आशंका क्या है इसमें, कि कुछ लोगों के द्वारा सबूत भी मिटाया गया है, तो इसमें इसकी आशंका क्या है। तो विपक्षी दलों ने आशंका जताई है कि इन ईवीएम्स को जलाने का उद्देश्य चुनावी धांधली के सबूत मिटाना हो सकता है। क्योंकि हाल ही में राज्यों में विधानसभा जो चुनाव हुए थे, इसलिए इन मशीनों में दर्ज डेटा की जो अहमियत है वो काफ़ी बढ़ गई थी। क्योंकि हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण राज्य थे। ठीक है, इस तरह का दुर्घटना ना होना, वह भी जब कोर्ट में केस पेंडिंग हो या चुनावी विवाद चल रहे हो, गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। यदि इन मशीनों में दर्ज डेटा या रिकॉर्डिंग किसी घोटाले को साबित कर सकती थी तो उनका जलना एक बड़े भ्रष्टाचार के कवर अप के रूप में देखा जा रहा है, जिसकी जो निष्पक्षता की जांच की मांग लगातार उठ रही है। इसी के साथ हम देखें कि जो अगला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन। तो इसमें जो सरकार के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार जो सरकारी इमारतों में अग्नि सुरक्षा के सख्त इंतजाम होने चाहिए। इस घटना ने सरकारी परिसरों के फायर जो ऑडिट की पोल खोल दी है। अगर समय रहते सुरक्षा जांच की गई होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था। क्या वह फायर अलार्म सिस्टम काम कर रहा था या नहीं? क्या दमकल विभाग को सूचना देने में देरी हुई
इन सवालों के जवाब सुरक्षा प्रोटोकॉल के घोर उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं। इसमें आप सभी लोगों की क्या सहमति है? क्या इसमें आप सभी लोग कहना चाहेंगे कि जो ईसीआई है उसकी कोई इसमें सोची समझी चाल है, या एक बीजेपी नेता की कोई सोची समझी चाल है? तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में सॉरी आप लोग हम सॉरी आप लोग अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये ऐसा सच में है या ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्या इनकी एक सोची समझी चाल है इसके लिए, या महज ये एक झूठी खबर है? ठीक है, इन सवालों के जवाब सुरक्षा प्रोटोकॉल के घोर उल्लंघन की ओर इशारा करते हैं। भविष्य में किसी भी सरकारी दफ्तर में आग लगने की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए अब नए सिरे में जो फायर फाइटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की सख्त ज़रूरत है। इसी के साथ हम देखें कि जो जनता का अंधविश्वास, तो इस इस घटना से आम जनता के बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रणाली को लेकर अविश्वास पैदा हुआ है। मतदाता अब यह सोचने पर मजबूर है कि क्या उनके द्वारा दिया गया वोट वास्तव में सुरक्षित है या नहीं। लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि लोग चुनावी मशीनों और उनकी सुरक्षा पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो चुनाव की वैधता पर सवाल उठेंगे। सरकार और चुनाव आयोग के लिए चुनौती यह है कि वे जनता को भरोसा दिलाए कि यह एक अलग घटना है और पूरे देश की जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह विश्वास है, इसकी जो बहाली के लिए पारदर्शिता जांच सबसे पहला कदम है। इसी के साथ हम देखें कि जो कानूनी दावपेच है, तो कानूनी दावपेच देखें तो इसमें घटना के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई है और कानूनी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। यह मामला कोर्ट तक पहुंचने की पूरी संभावना है, जहां चुनाव से संबंधित याचिकाओं के साथ इस जो आगजनी का भी हवाला दिया जा सकता है। यदि अदालत में यह साबित हो जाता है कि यह एक सोची समझी साजिश थी, तो संबंधित अधिकारियों और चुनाव के लिए जिम्मेदार निकायों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई चुनावी याचिका लंबित है तो ईवीएम के नष्ट होने से उन मुकदमों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना कानूनी विशेषज्ञों के लिए एक जटिल चुनौती होगी। न्यायपालिका की भूमिका इस मामले में निर्णायक साबित होगी। इसी के साथ हम देखें कि इसमें जो प्रशासनिक की क्या लापरवाही होती है, तो यह घटना केवल एक आग की दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी प्रशासनिक लापरवाही है। जिला प्रशासन का यह कर्तव्य था कि वह ईवीएम जैसे संवेदनशील सामानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यह समझना कठिन है कि जिस इमारत में सरकारी विभाग और चुनावी संबंधी जो कार्यालय थे, वहां आग लगने में इतने घंटे बाद तक आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि उनकी जो निगरानी में यह सब कैसे हुआ। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए, ताकि प्रशासन में जो है वो जवाबदेही की संस्कृति बनी रहे और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आपको क्या लगता है, क्या सच में अधिकारों की जो है वो निलंबित है? क्या अधिकारों को अपने पद से निकाला जाएगा? इसका हमें उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसके बाद आता है हमारे जो सुधारात्मक उपाय और भविष्य के लिए क्या इसके निर्णय हो सकते हैं। तो इस घटना के बाद चुनाव आयोग को पूरे देश में ईवीएम स्टोरेज की सुरक्षा नीति पर फिर से विचार करना होगा। भविष्य में ऐसी मशीनों को केवल फायर प्रूफ और बम प्रूफ बंकरों में ही रखा जाना चाहिए, जहां 24 घंटे शस्त्र सुरक्षा बलों की निगरानी हो। हर केंद्र पर आधुनिक अग्निशमन जो यंत्र है और ऑटोमेटिक स्प्रिंकल सिस्टम अनिवार्य होने चाहिए। साथ ही डेटा बैकअप और मशीनों की फिजिकल सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। यह घटना एक वेकअप कॉल है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग को अपनी पूरी सुरक्षा रणनीति को आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट करना होगा। इसी के साथ हम देखें कि जो मीडिया और सोशल मीडिया पर इसका क्या असर पड़ता है। तो इस खबर ने मीडिया में जो है वो लोकतंत्र की हत्या और साजिश बनाम दुर्घटना की बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर लोगों का लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे इस घटना का प्रसार तेजी से हुआ है। सरकार को अब मीडिया और जनता के सामने पूरी स्थिति को बिना किसी छुपाए स्पष्ट करना होगा। जितनी अधिक पारदर्शिता रखी जाएगी उतनी ही जल्दी यह मामला शांत होगा। हालांकि मीडिया की यह जिम्मेदारी है कि वह अफवाहों को न फैलाए और केवल एसआईटी की आधिकारिक रिपोर्ट पर ही भरोसा करे। इस डिजिटल युग में सूचनाओं का सही और तेज प्रभाव बहुत जरूरी है, ताकि समाज में गलतफहमियां और
अफरा तफरी ना फैले। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमने जो आपको क्वेश्चन दिए उसके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।